वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। आज हम लोगों का जो टॉपिक्स हैं वो है क्लास 9th बायोलॉजी का जो हमारा 3rd चैप्टर है, जीवों का विविधता। हम लोग पढ़ते हैं जीवों का विविधता। देखिए, विविधता का मतलब क्या होता है? अंतर होता है। जीवों का मतलब क्या? विविधता का मतलब अंतर। अब हमारे यहाँ बहुत सारे जीव हैं और इन सारे जीवों का अगर एक एक करके अध्ययन किया जाए तो काफी लंबा समय हो जाता है। नहीं, हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ बहुत प्रकार के जीव, अब आप सामने में देखिएगा तो बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर के। अब क्या हम इन सारे चीजों को एक एक करके अध्ययन करें? क्या नहीं। तो ऐसा अध्ययन की सुविधा के लिए हमने क्या किया है, उनको हमने अलग अलग समूह में वर्गीकरण कर दिया, यानी समान गुण वाले जीवों को एक वर्ग में रखा है। इन्हीं को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग? जंतुओं का वर्गीकरण, जो हम लोग इस चैप्टर में मेन रूप से पढ़ेंगे, है ना। अब क्या कह रहा है? जीवों में विविधता, यानी हमारे यहाँ जितने जीव हैं ना, इन सारे जीवों में जो विविधताएं पाई जाती है, इन्हीं को इसमें हम लोग रखे हैं और इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जीवों की विविधता क्या है। जैसे देखिए, हमारा परिचय कह रहा है, परिचय क्या कह रहा है पाठ परिचय में, कि जीवों की विविधता के बारे में हमको पढ़ना है कि जितने जीव हैं ना, उनको हम अलग अलग क्या कर दिए हैं, माने एक समूह बना दिए हैं। समूह यानी समान गुण वाले जीवों को एक वर्ग में रखा गया है। इसके बारे में देखते हैं वर्गीकरण का आधार क्या है। तो लिखा हुआ है हमारे आसपास जितने भी जंतु हैं उनको अध्ययन की सुगमता के लिए और उन्हें एक समूह में रखा गया, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्गीकरण। देखिए लिखा हुआ है हमारे आसपास जंतु हैं, उनके बारे में अध्ययन की समानता और विषमता के आधार पर उसे अलग अलग रखा गया, इसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्गीकरण। माने एक समान गुण वाले फिर भिन्न गुण वाले, दोनों को ने हमने अलग अलग रख दिया, तो इसको क्या कहा हमने? वर्गीकरण कहा। और वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं हम लोग? तो याद रखेंगे, वर्गीकरण का जो जनक है ना, याद रखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। वर्गीकरण जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों के विभाजन, उनके जैविक नाम और उनके संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकरण कहते हैं। याद रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि वर्गीकी क्या है, तो लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न समूहों में, जीवों को विभिन्न समूहों में विभाजन करते हैं, उनके जैविक नाम, फिर उनसे संबंधित जितने भी सिद्धांत है, सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि गुण है, जितने भी गुण हैं उन सारे चीजों को हम अध्ययन करते हैं, जिसमें उसको कहते हैं हम लोग वर्गीकी। तब वर्गीकरण समझ गए? वर्गीकरण का मतलब हुआ समूह में बांटना। कोई पूछे आपसे वर्गीकरण किसे कहते हैं, तो जीवों में समानता और विषमता के आधार पर उसके अलग अलग समूह में रख दिया, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्गीकी। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जितने हम लोग बच्चे देने वाले लोग हैं, जितने जीव हैं जो बच्चे देते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको हम एक वर्ग में रखते हैं, उसको कहते हैं हम लोग मैमेलिया वर्ग। क्या कहते हैं हम लोग? जैसे हम लोग जितने भी अंडे देने वाले हैं पक्षी, तो उसको अंडज कहते हैं। जो जल थल दोनों पर रहते हैं उसको एम्फीबिया कहते हैं, नहीं कहते हैं। इसी तरह से माने समानता और असमानता के आधार पर उसको अलग अलग समूहों में बांटा गया है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्गीकरण कहते हैं। और जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान में इसी सिद्धांत को जब पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्गीकी कहते हैं। आगे है जीवों के वर्गीकरण का प्रयास का जो पहला प्रयास था ना, वो सबसे पहले यूनान के वैज्ञानिक थे, माने दार्शनिक उनको कहिए, वो अरस्तु थे, उन्होंने किया था। सबसे पहले वर्गीकरण का प्रयास किसने किया? अरस्तु ने किया। कहां के रहने वाले थे दार्शनिक? थे यूनान के, ठीक है। उन्होंने जल थल वायु इत्यादि के आधार पर उन्होंने बांटा, माने जो जल पर रहने वाले हैं जलीय जीव, जो स्थल पर रहने वाले हैं स्थलीय जीव, और हवा पर रहने वाले यानी वायु में उड़ने वाले हैं उनको वायवीय जीव के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया, ठीक है। इसके अलावा बाद में 18वीं शताब्दी में कैरोल्स लिनियंस ने यह वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। याद रखेंगे, बाद में किसने दिया? तो वर्गीकरण का सिद्धांत जो है किसने दिया था? कैरोल्स लिनियंस ने बाद में दिया था। याद रखेंगे, पहले तो अरस्तु ने किया, लेकिन बाद में किसने किया? कैरोल्स लिनियंस। याद रखेंगे, उनका जो सिद्धांत था कैरोल्स लिनियंस का सिद्धांत, वो सबसे ज्यादा मान्य हुई, इसीलिए कैरोल्स लिनियंस को क्या कहा गया? वर्गीकी का जनक कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अरे भाई वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? कैरोल्स लिनियंस। ऑब्जेक्टिव में रहेंगे आपके परीक्षा में। इतना ही नहीं, क्लास 11th 12th और आगे की परीक्षा जब आप देंगे तो उसमें भी पूछता है कि वर्गीकी का जनक, वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोल्स लिनियंस का, क्योंकि इनका सिद्धांत ना सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। अरस्तु भी दिए थे लेकिन उनका प्रसिद्ध नहीं हुआ। अब बाद में किसने दिया? कैरोल्स लिनियंस, तो उनका सिद्धांत काफी प्रसिद्ध हुआ। तो कोई अगर पूछे भाई वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो कैरोल्स लिनियंस, ठीक है। आगे हैं,
इन्होंने वर्गीकरण की 4 इकाई में बांटा। पहले उन्होंने कितनी इकाई में बांटा? 4 इकाई में। कौन कौन? तो याद रखेंगे, उसका नाम था संघ, वर्ग, वंश और जाति। वर्गीकरण के कितने सिद्धांत उन्होंने दिया? तब संघ के आधार पर कहा, फिर वर्ग के आधार पर कहा, फिर वंश के आधार पर कहा और जाति। यानी कि वर्गीकरण के सिद्धांत कितने दिए उन्होंने? 4 दिया। आगे हैं वर्गीकरण की शुरुआत कोशिका की प्रकृति से शुरू करते हैं। माने उन्होंने क्या किया कि कोशिका की प्रकृति जो होती है, आप पढ़े होंगे यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, नहीं पढ़े थे? तो इसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। पहले उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो हम लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक। जब कोशिका का निर्माण होती है, छोटी होती है, उसमें स्पष्ट रूप से केंद्रक नहीं दिखाई देता, कोशिका झिल्ली नहीं होती, तो उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। जब वही कोशिका बड़ी हो जाती है, स्पष्ट रूप से उसके जितने भी कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण जो भी हैं, तो वो जब साफ साफ दिखाई देती है तो उसको कहते हैं हम लोग यूकैरियोटिक। ये विभाजन करने का काम सबसे पहले किसने किया था? तो हमारे कैरोल्स लिनियन साहब ने इसको किया था। इसके बाद फिर बाद में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय आधार पर वर्गीकरण करने का काम प्रयास किया गया। माने जो एक कोशिकीय जीव है उनको एक कोशिकीय वर्ग में रखा गया, और जो बहुकोशिकीय था उसको बहुकोशिकीय जीव में रखा गया। फिर बाद में वर्गीकरण का आधार आया कौन? तो स्वपोषी और परपोषी। माने जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी, और फिर रखा गया जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं उनको परपोषी। स्वपोषी में कौन आते हैं? तो जितने पौधे हैं स्वपोषी में आते हैं। और जो परपोषी में कौन आते हैं? तो जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, यानी कि जितना जंतु है सब परपोषी में आता है। तो ऐसे बंटवारा का ना एक आधार बनाया गया। फिर शारीरिक संगठनों के आधार पर, शारीरिक संगठन का मतलब हुआ कि जैसे बॉडी की संरचना है, तो सबका शरीर का एक जैसा तो है नहीं संरचना, सबका अलग अलग है। अब देखिए जल में रहने वाले जीव हैं तो उनका धारारेखीय शरीर है, हम लोगों का शरीर अलग से है, बड़े बड़े पशुओं का शरीर अलग है, पक्षियों का शरीर अलग। यानी शारीरिक संगठन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण का प्रयास करने लगा। फिर बाद में उन्होंने जंतु की क्षमता के आधार पर, माने किसमें किस तरह का गुण है, गुण क्षमता, तो उसके आधार पर काम करने का क्या गुण है, उनके किस तरह के रहने का गुण है, इन सारे चीजों को उसमें बांटा गया। तो उसको क्या कहा गया? जंतुओं का वर्गीकरण कहा गया। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा। तो हम लोग पढ़ रहे थे जंतुओं के वर्गीकरण का जो कार्य की क्षमता के आधार पर वर्गीकरण देख रहे थे। अब पढ़ेंगे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति। देखिए पृथ्वी का निर्माण कब हुआ इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग कहना है कि 450 अरब वर्ष, कितना? 450 अरब वर्ष पूर्व जो है हमारे पृथ्वी पर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन इस पर जीव की उत्पत्ति कितना वर्ष पहले हुआ है? तो 3.5 मिलियन वर्ष, यानी कि कहने अरब वर्ष, इसको समझिए 3.5 अरब वर्ष जीव पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। और उस समय जब जन्म लिए थे तो एक कोशिकीय थे। ऐसा नहीं कि हम जैसे मानव, हाथी जैसे जीव और बहुकोशिकीय पौधे जितने भी हैं, बरगद, पीपल, ये सब अचानक आ गए थे, ऐसा नहीं था। माने छोटे छोटे जीव पहले कौन आए? पहले छोटे छोटे जीव आए, बाद में फिर बड़े बड़े जीव आए। तो जिस समय पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई थी ना, उस समय क्या था? एक कोशिकीय, और धीरे धीरे वृद्धि विकास करके बड़े कोशिकीय, है ना। और इसको किसमें लिखा गया है? तो विकासवाद का सिद्धांत कहते हैं। यानी हमारी पृथ्वी पर पहले कौन आया? एक कोशिकीय जीव, बाद में कौन आए? बहुकोशिकीय जीव। यानी एक कोशिकीय जीव वृद्धि करके 2 कोशिकीय, 3 कोशिकीय, बहुकोशिकीय से ऐसे करके नहीं, पहले आया मछली, मछली से आया पक्षी, पक्षी से आया फिर ऐसे बंदर, बंदर से आया मनुष्य, ऐसे माने पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है ना। पहले आया छोटा पौधा, फिर बड़ा पौधा, फिर बड़ा पौधा, बड़ा पौधा, आज बरगद और पीपल जैसे पौधे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो ये सब जो विकास हुआ है, इस विकास की कहानी को किसमें लिखा गया है? तो एक किताब में लिखा गया है, जिनके लेखक थे ये वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, है ना। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिनका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज याद रखेंगे, कब लिखे थे? तो 1859 इसमें लिखा हुआ ना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्हीं किताबों में उन्होंने मेंशन किया। और इस किताब का क्या नाम है समझिए तो? जीवों की उत्पत्ति, नहीं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज माने होता है जीव, ओरिजिन माने उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति। और इस सिद्धांत को क्या कहते हैं हम लोग? विकासवाद। आपसे अगर कोई पूछे कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, नहीं, या जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इसका किताब का क्या नाम है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आपसे पूछ सकता है परीक्षा में कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि जीवों की उत्पत्ति के लेखक कौन? कब लिखा गया? ठीक है, और ध्यान से अगर सुनिएगा तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप आराम से इधर उधर ध्यान ना भटकाते हुए वीडियो, मोबाइल को हाथ में रखिए, रोटेट करके और देखते रहिए वीडियो को। ठीक है, चलते हम लोग पढ़ रहे थे कि इसके अनुसार जीवों की उत्पत्ति
आदिम यानी कि पहले पुराने जीव हुए। नहीं जैसे हम लोग अभी हैं ऐसे थोड़ी पहले जीव था, नहीं पूरा बाल उल मुआर में था एकदम पूरा, न तो उनको कोई ज्ञान था ना मतलब किसी तरह रहने का जगह था, माने किसी तरह का कोई ज्ञान ही नहीं। तो ऐसे जीव को ना पुराने जीव आदिम जीव कहा गया है। ऐसे को क्या कहा गया है? आदिम जीव। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कोट टाई बेल्ट लगा करके चलते हैं, हैट टोप लगा कर, जूता मोजा लगा के चलते हैं, नहीं रहने के लिए सब फैसिलिटी वाला घर बनाते हैं, टाइल्स फाइल्स लगा करके, अंखा पंखा लगा के। नहीं तो कहने का अर्थ है देखिए पंखा तो होता है अंखा नहीं होता है, ऐसे बोलने के लिए लोग बोल देते हैं। तो इसको विकास का क्रम जब हुआ तो इसको कहते हैं हम लोग विकसित जीव। देखिए पहले जो जीव हुए आदिम जीव, अब बाद में जीव हुए उसको क्या कहते हैं हम लोग? विकसित जीव कहते हैं, ठीक है ना, यानी विकासशील जीव। कोई दिक्कत? यह किसके कारण हुआ? विकासवाद के कारण हुआ। और कैरोल्स लिनियंस ने 1758 ईस्वी में सभी जीवों को 2 भागों में बांट दिया। अब बाद में जो हमारे कैरोल्स लिनियंस थे उन्होंने क्या किया, जो 4 संघ बांटे थे, संघ को क्या किए? 2 समूह में बांट दिए, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। उन्होंने कहा कि जितने जंतु हैं ना उसको किस में बांट दो? 2 भागों में। कौन कौन? कब बांटे थे? तो 1758 ईस्वी में। कोई दिक्कत? आपसे पूछ सकता है कि पादप जगत और जंतु जगत में किसने बांटा? तो कैरोल्स लिनियंस। कब बांटे थे? तो 1758 में। इनका कारण था क्लोरोफिल, यानी ठीक है ना, इसका क्या कारण था? क्लोरोफिल, यानी कि जिसमें क्लोरोफिल है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, तो उसको रखिए भाई किसमें? पादप जगत में। और जिसमें ये सब गुण नहीं है उस सबको कर दीजिए जंतु जगत में कर दीजिए। नहीं लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसमें भी कुछ गड़बड़ियां आ गई, इसमें भी कुछ क्या हो गई? गड़बड़ियां, कि कुछ ऐसे पौधे भी आपने देखा होगा जिसमें क्लोरोफिल नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा किसका? अमरबेल। क्या नाम है उसका? अमरबेल, यानी अमरलत्ती कहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो अमरलत्ती कहते हैं, देखे होंगे बबूल का या शीशम के पेड़ों पर पीली पीली लत्ती चढ़ती रहती है। और आप लोगों के यहाँ क्या कह रहा है ये हम नहीं जानते हैं। अगर जहाँ से आप देख रहे होंगे वीडियो वो अपने अपने क्षेत्र का नाम बताएंगे उसको क्या बोलते हैं। ऐसे हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? उसका अमरबेल कहा जाता है। देखिए उसमें जड़ नहीं होता है, उसमें जड़ नहीं होता है। वो जिस पौधे पर उसको एक छोटी सी तना को, टुकड़ा को लेकर के फेंक दीजिए, वो पौधा पर धीरे धीरे पूरा फैल जाएगा और उसको जड़ खोजिएगा तो मिलेगा नहीं। हम लोग बचपन में जाते थे जब खेतों में तो देखते थे, खोजते थे, जड़ मिलता ही नहीं है। लेकिन उस समय तो हमको बुझने ही नहीं आता था इसका क्या नाम है। हम लोग समझते थे पीला पीला लत्ती है, कुछ जंगल उंगल होगा, नहीं होगा। लेकिन बाद में हमने पढ़ा कि उसका क्या नाम है? अमरबेल, अमर लत्ती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जानते हैं वो पौधा जो होता है ना वो क्या करता है कि जौन पौधा पर उसको फेंकिएगा उस पौधा का भोजन वो ग्रहण करते चलता है, और भोजन ग्रहण करते करते धीरे धीरे वो पौधा को सुखा देता है और अपने वृद्धि विकास करता है, क्योंकि वो परपोषी है। नहीं तो ये सब गड़बड़ी आ गई, नहीं आ गई कि पौधा होते हुए पौधा है लेकिन उसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो इसको फिर आधार को हटाया गया। लेकिन 1866 में जर्मन वैज्ञानिक जिनका नाम था E.H. हिकेल, क्या नाम था? E.H. हिकेल, कुछ ऐसे जीवों को गुणों के आधार पर भिन्न बता और उसे प्रोटिस्टा जगत में रख दिया। यानी उन्होंने कहा कि देखिए भाई आपने 2 बांटा, आपने 2 जगत में बांटा, कौन कौन? और जंतु जगत। लेकिन क्लोरोफिल के आधार पर, जिसमें क्लोरोफिल पाए जाएंगे, तो इसको उन्होंने एक अलग जगत रखा जिसका नाम रखा प्रोटिस्टा। किसने रखा? E.H. हिकेल। कहां के वैज्ञानिक थे? जर्मन हिकेल। यानी पादप जगत में जो पौधे थे उनको ना किसके आधार पर बांट दिया? क्लोरोफिल के आधार पर, और उसका नाम रख दिया गया प्रोटिस्टा। फिर बाद में प्रोटिस्टा में भी 2 भाग पाए गए। प्रोटिस्टा था ना उसमें भी 2 भाग, कौन कौन? तो प्रोकैरियोटिक का को मोनेरा, और जो प्रकाश संश्लेषण के जीव फंजाई कहलाते हैं, नहीं उनको क्या कहा गया? प्रोकैरियोटिक वाले को क्या कहा गया? मोनेरा कहा गया। ठीक है ना। और बाद में उसको क्या किया गया? जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव हैं उसको फंजाई कहा गया। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे उनको क्या कहेंगे? माने सूक्ष्म सूक्ष्म समझिए इस तरह से, कोशिका के आधार पर जो एक कोश के जीव हैं और जिनमें मतलब प्रोक्वेरेटिक कोशिका है, कोशिका झिल्ली साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, केंद्रक नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? मोनेरा कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनेरा। लेकिन जो जंतु, जो जीव में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? फंजाई। यानी कहने का अर्थ है कि पहले रखा गया पादप जगत, जंतु जगत, फिर बाद में उसको बांट दिया गया किसमें? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा को फिर से 2 भागों में बांट दिया गया, किसमें? तो मोनेरा और फंजाई में। मोनेरा और फंजाई। बाद में अंत में फिर से आर हिटेकर, देखिए पहले कैरोल्स लिनियंस, तब आया E.H. हिकेल, और फिर बाद में आया कौन? आर हिटेकर। उन्होंने 1969 में सभी जगत को 5 भागों में बांट दिया। माने सबका अध्ययन क्या? पहले किनका अध्ययन क्या? कैरोल्स लिनियंस का, अरस्तु का, माने जितने वर्गीकरण के लोग काम किए इन सारे लोगों का उन्होंने बारी बारी से किताबें पढ़ी, और पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया? उनको कितने जगत में बांट दिया? 5 जगत में बांटा, जिनका नाम रखा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी
और एनिमिलिया। उन्होंने कितने जगत में रखा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, 5 जगत में रखा। कौन? आर हीटेकर। 5 जंतु जगत के 5 भागों में बांटने का काम किसने किया? आर हीटेकर। अगर आपसे पूछेगा आपसे कि आर हीटेकर ने जंतुओं को यानी जितने भी जीव हैं उनको कितने जगत में बांटा है? 5। कौन कौन? तो याद है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। देखिए बात वही है जो अभी पीछे हमने पढ़ा था, वही है। फंजाई और मोनेरा ये सब तो हम पीछे भी पढ़े थे नहीं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि सब अलग अलग बांटे, सब लोग अपने अपने विचार से बांटे, तो इस सब को जोड़ के एक बना दिया। क्लियर? चलते हैं अब मोनेरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी है ना सबके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। मोनेरा किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मोनेरा क्या है, तो मोनेरा प्राचीन सरल प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है ना? क्या है? प्राचीन सरल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव। प्रोकैरियोटिक समझ गए? मैंने वैसा जीव जिसकी कोशिका की आकार क्या होगी? छोटी होगी, कोशिका झिल्ली साफ साफ दिखाई नहीं देगी, तो ऐसे को कहा गया प्रोकैरियोटिक। इसमें क्या आते हैं? तो जीवाणु और नील हरित शैवाल आते हैं, याद रखेंगे। इसमें कौन कौन आएंगे? जीवाणु आएंगे और नील हरित शैवाल। ये स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। स्वपोषी और परपोषी का मतलब क्या? कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कुछ इसी समूह में मोनेरा में ही कुछ ऐसे जंतु हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना करके दूसरों से बनाते हैं, यानी कि भोजन लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन? मोनेरा का स्वपोषी। और ये सभी जीवाणु जो होते हैं ना, देखिए ऐसे तो जीवाणु हानिकारक होते हैं, लेकिन सभी जीवाणु हानिकारक नहीं होते, कुछ लाभदायक भी होते हैं बहुत सारे कामों में, जो हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे। आपको याद होगा जीवाणु विषाणु जो सूक्ष्म जीव है हमारे लिए फायदेदायक होते हैं ना जी, जैसे खाद्य पदार्थ को बनाने में, सिरका बनाने में, दही बनाने में, नहीं बनाने में। तो इस तरह से कुछ लाभदायक भी होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना क्या है कि कुछ लाभदायक पक्ष भी उनके होते हैं। तो आपने पढ़ा कि मोनेरा कौन? तो सरल सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक जीव को मोनेरा कहा गया। ये स्वपोषी परपोषी दोनों होते हैं। और ये इसके उदाहरण कौन कौन? तो जीवाणु हो गए, नील हरित शैवाल हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, नहीं हो गया। चलिए अगला हमारा है प्रोटिस्टा। अगला हमारा क्या है? प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा किसे कहते हैं? तो ये जलीय एक कोशिकीय सरल जीव हैं। याद रखेंगे क्या है? जलीय, यानी कि जल में रहने वाले हैं, एक कोशिकीय है, सरल और यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव। अब यूकैरियोटिक तो समझ गए कि वैसी कोशिका जिसमें कोशिका झिल्ली साफ साफ दिखाई देती है। कोशिकीय जितने अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइकोप्लाज्मा, जो भी चीज है ना, सॉरी राइबोसोम, गोल्गी उपकरण, ये सारी चीज जब दिखाई देती है तो इसको कहते हैं हम लोग नहीं। तो अब स्पष्ट हो गया कि मोनेरा वाला कौन? छोटी छोटी वाला कोशिका वाला, एक एक कोशिकीय है। लेकिन प्रोटिस्टा में कौन रखेंगे? एक एक कोशिकीय वाला रहेगा, लेकिन यूकैरियोटिक वाला रखेंगे, नहीं रखेंगे। चलिए तो आप समझ गए किसको रखा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए यूग्लिना और डाइटम जो है ना, इसके उदाहरण है। कौन? प्रोटिस्टा के उदाहरण कौन? यूग्लिना और डाइटम है। चलते हैं, इनमें प्रचलन के लिए सीलिया पाई जाती है। इसमें प्रचलन के लिए क्या पाई जाती है? सीलिया। याद रखेंगे प्रचलन के लिए क्या पाई जाती है? इसमें सीलिया पाई। सीलिया मैंने समझ रहा है ना, मैंने वो धीरे धीरे गति करते हैं, हमने बताया था, सरक करके गति करना। चलते हैं, ये मृत जीवी होते हैं। मृत जीवी समझ गए ना, यानी मरे हुए जीव जंतुओं को अपना भोजन करते हैं। जैसे आपके घर के आसपास ना चूहा मर गया, बिल्ली मर गई, धीरे धीरे वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। कहाँ चली गई? कौन खा गया? पिल्लू खा गई। पिल्लू कौन था? वही कौन था? प्रोटिस्टा। क्या था? प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ये मृत जीवी हैं। ये कैसे होते हैं? मृत जीवी। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे दो चीजों के बारे में। किसके बारे में? पहला हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा और दूसरा पढ़ा था हमने प्रोटिस्टा। तीसरा हमारा है फंजाई। तीसरा ग्रुप में कौन आता है हमारा? इसमें बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को सम्मिलित किया गया है। इसमें किसको रखा गया है? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को सम्मिलित किया गया है। देखिए ये जो पौधे हैं, परंतु इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। पौधा होता है लेकिन क्लोरोफिल नहीं होता। अब तो समझ गए ना कि अभी पीछे आपने देखा जंतु जगत और पादप जगत, लेकिन वो स्वपोषी और परपोषी में फिर अलग अलग हो जाते, नहीं हो जाते हैं। तो इसीलिए फंजाई ग्रुप में उसको रखा गया जो यूकैरियोटिक है, माने बड़े कोशिका वाले हैं, लेकिन उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। देख रहे हैं ना, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? फंजाई कहेंगे। ये परजीवी, सहजीवी और मृत जीवी हो सकते हैं। परजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं, मृत जीवी भी होते हैं। अब समझ गए सहजीवी किसे कहते हैं, परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी का मतलब होता है कि जीव शरीर के अंदर रहकर भोजन करते हैं। नहीं, जैसे आपके पेट में जो कीड़ा है ना, जिसको गोल कृमि और फीता कृमि कहते हैं ना,
ये इसी फंजाई ग्रुप का समझ एक तरह से आते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे जो मृत जीवी हैं, यानी ऐसे हमारे पेट में रहता नहीं है, ऐसे बता रहे हैं। परजीवी का मतलब हुआ जो दूसरे जीव शरीर में रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए परजीवी का हमने उदाहरण दिया। और ये फंजाई हमारे पेटों में नहीं रहता है, इसलिए। चलिए आगे चलते हैं। सहजीवी का मतलब है कि वो ऐसे जीव संबंध जिसमें दोनों को लाभ होता है। सहजीवी का मतलब दोनों को लाभ होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और मृत जीवी का मतलब हुआ जो मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसको इसमें आता है कौन? मशरूम और रिंगवर्म। कहाँ आते हैं? मशरूम और रिंगवर्म। देखिए आपके बॉडी में रहता होगा रिंगवर्म, याद होगा, आप मालूम नहीं, जैसे आप लोगों ने खुजली होता है, देखिएगा ऐसे करके हाथ पर शुरू हुआ और गोल थोड़ा सा नोचा, फिर वो चकत्ता बढ़ते गया धीरे धीरे। किनारे किनारे देखिएगा एकदम एक अलग सा बदबू मतलब दिखाई पड़ेगा, और बीच में चिकना रहेगा और फिर बढ़ते जाएगा। नहीं देखेगा कोई कहेगा तू हट के रहो, तो नोचनी भेल है, नहीं कहता है, देखे कि नहीं देखे। इसलिए शरीर पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा परेशानी हो तो ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं, हमारे कमेंट में पूछिएगा, हम आपको दवा बता देंगे। हमारे पास साहू मेडिसिन सेंटर है, ठीक है। चलते आगे चलते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग फंजाई की बात पढ़ रहे थे। आगे हमारा है प्लांटी। क्या हमारा? प्लांटी है। प्लांटी में कौन आते हैं? तो यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय तथा कोशिका भित्ति वाले जीव। देखिए इसमें कौन कौन आते हैं बता रहा है आपसे। यूकैरियोटिक आएंगे यानी बहुकोशिकीय जीव, बड़का जीव आएंगे। प्रकाश संश्लेषी अपने अपना भोजन स्वयं बनाने वाले आएंगे। इसके अलावा बहुकोशिकीय जीव आएंगे और कोशिका भित्ति वाले जीवों को इसमें सम्मिलित किया गया। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। देखिए ये जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। प्लांटी, प्लांटी का मतलब समझ रहे हैं कि ऐसे जीव जो जल में और थल में दोनों में रहते हैं, और ये स्वपोषी होते हैं। ये क्या होते हैं? स्वपोषी। इसका मतलब है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता होगा, अपना भोजन खुद बनाते होंगे, नहीं। और इनके उदाहरण है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वाले जितने भी पौधे हैं इसमें सम्मिलित किया गया है। यानी कि हम जितने पौधे हैं ना, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, अब हम नहीं समझे, जितने फल वाले पौधे आप देख रहे हैं आपके आग में सामने में दिखाई पड़ रहा है ना, इस सारे पौधे को किस में रखा गया है? प्लांटी में रखा गया है। जितना पौधा आप देख रहे हैं इसको किस में रखा गया? प्लांटी में। और आगे है हमारी एनिमिलिया, और जितने जंतु हैं ना उस सबको कहां रख दिया गया? एनिमिलिया में। तो अभी पहले देखा आपने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये तीनों सूक्ष्म वाले जीव थे, छोटे छोटे जीव थे। लेकिन जब बहुकोशिकीय जीव की बात आ गई तो उसको दो वर्गों में, प्लांटी में और एनिमिलिया, यानी पादप जगत को कहा गया प्लांटी और जंतु जगत को कहा गया एनिमिलिया। याद रखेंगे। देखिए एनिमिलिया, इसमें सभी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है? तो देखिए कोशिका भित्ति किसमें पाया गया था? पौधे में। नहीं पढ़े थे हम लोग? पौधा के जो कोशिका थी उसकी बाहरी घेरा को क्या पढ़े थे हम लोग पहले अध्याय में? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जिसमें पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? पादप जगत कहिए या प्लांटी कहिए। लेकिन जंतु जगत में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्या पाई जाती है? इसको कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यानी इस सब हो गया जंतु। ये क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। देखिए ये प्लांटी जो है स्वपोषी है, यानी क्लोरोफिल है, और जितने जंतु हैं वो क्या है? परपोषी है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। चलिए ये समूह जो है हमारे आसपास में आपको देखने को बहुत सारे मिलेंगे, समूह में देखने को बहुत सारे मिलेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि आप जहां बैठे हुए हैं ना, आप नजर दौड़ाइए, इसी में आपको प्लांटी, एनिमिलिया सब मिल जाएंगे। नहीं मिल जाएंगे? जैसे हम लोग क्या हैं? एनिमिलिया हैं। हम लोग क्या हैं? एनिमिलिया। गाय क्या है? एनिमिलिया। कुत्ता बिल्ली बकरियां क्या है? एनिमिलिया है, नहीं। और अमरूद बरगद पीपल सब क्या है? प्लांटी है। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए ये तो 5 वर्गीकरण किसने किया था? आर हिटेकर ने किया था। आर हिटेकर ने कितने वर्गों में बांटा? 5। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। पहले सबसे कैरोल्स लिनियंस ने 4 वर्ग में बांटा था, नहीं। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं आइकलर साहब ने, बाद में किसने? आइकलर साहब ने 1883 में पादप जगत को फिर से 2 भागों में बांट दिया। अब समझ रहे हैं ना? फिर बाद में जितने पौधे हैं ना, यानी प्लांटी, प्लांटी को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। किसने? 1883 में आइकलर साहब। क्या नाम है उनका? आइकलर साहब। याद रखेंगे। इन्होंने कहा कि एक क्रिप्टोगैम्स और एक फेनोरोगैम्स है। क्या कहा उन्होंने? कहा क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स। अब सोचने की बात है कि आखिर वो बांटे किस आधार पर? कैसे कहा कि फेनोरोगैम्स, कैसे कहा कि क्रिप्टोगैम्स? देखिए तो क्रिप्टोगैम्स में उनके पौधे बीज रहित होते हैं, माने उनका जो फल होगा ना उसमें बीज नहीं पाए जाएंगे। उनको कहा गया, उनको क्या? क्रिप्टोगैम्स। वास्तविक जड़, तना और पत्ती नहीं होती है, माने उनमें न तो जड़ मिलेगा आपको पौधे में, न तना मिलेगी, न वास्तविक पत्तियां मिलेगी, और संवहन तंत्र भी नहीं मिलेगा, यानी जाइलम और फ्लोएम तक नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब ऐसा हो सकता है कि छोटे छोटे पौधे
नहीं कह सकते हम लोग, नहीं, इनको कहा उन्होंने किसको, क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स को 3 भागों में फिर से बांटा, कौन कौन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, यानी इसमें सूक्ष्म जीव को सम्मिलित किया गया, किसमें किया गया है, सूक्ष्म जीव नहीं, सॉरी, सूक्ष्म पौधे, किसको सम्मिलित किया गया है, सूक्ष्म पौधे का, जिसमें जड़ तना पत्ती विभाजित नहीं होती है। और ये क्या होते हैं, जड़ तना पत्ती विभाजित नहीं होती है, और इसमें संवहन तंत्र भी नहीं पाया जाता है। और इस क्रिप्टोगैम्स को कितने भागों में, 3, कौन कौन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनरोगैम्स में क्या कहा, उन्होंने कहा कि जिस फल में, माने ऐसे पौधे जिनके फलों में ना उच्च कोटि के बीज पाए जाते हैं, माने बीज आठी जिसको कहते हैं हम लोग, नहीं देहाती हिसाब में बीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आम, गुठली कहते हैं, आठी कहते नहीं कहते हैं। जैसे आम खाते हैं ना आप लोग, हो अब सीजन आने ही वाला है क्या, अब देखिए बहुत सारे बच्चों के मुंह में पानी भी आ गया होगा, हमारी आरती तो एकदम देखिए मुंह को समेट समेट के रख रही है। नहीं, रसदार आम तो सबको अच्छा लगता है भाई, हम लोग तो बहुत खाते हैं, आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं तो आप जानिए, लेकिन हम लोग तो खाते हैं खूब, नहीं हर रोज के 2 3 4 5 खा जाते हैं हम लोग, और जिसके पास होगा और ज्यादा खाता होगा, लेकिन हम ऐसा खाते बता रहे हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जिसमें उच्च कोटि के बीज रहते हैं सम्मिलित, उनको क्या कहा गया, फेनरोगैम्स, याद रखेंगे, जिसमें उच्च कोटि के बीज है उसको क्या कहा गया, फेनरोगैम्स, और जिसमें बीज नहीं है उसको क्रिप्टोगैम्स। तो अब तो समझ में आ गई होगी ना कि हमारे जो कौन आइकलर साहब थे, बीज के उपस्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, पौधे का कितने भागों में, कौन कौन, क्रिप्टोगैम्स, फेनरोगैम्स, किसके आधार पर बांटा, ठीक है, और बीज में कौन कौन, तो क्रिप्टोगैम्स और फेनरो, जिसमें बीज नहीं तो उनको क्रिप्टोगैम्स, और जिसमें बीज तो उसको फेनरोगैम्स। ठीक है, और फिर ये जो बीज वाले पौधे हैं इसको फिर से 2 भागों में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में फिर से बांट दिया, यानी कहने का अर्थ है नग्न बीजी और आवृत बीजी, माने बड़े बीज वाले छोटे बीज वाले नहीं, इसको फिर आगे देखेंगे। चलते हैं हम लोग, जो क्रिप्टोगैम्स है ना, क्रिप्टोगैम्स का एक भाग हमारा है थैलोफाइटा, जो हमने पढ़ा वहां पर, क्रिप्टोगैम्स का पहला भाग क्या हमारा, थैलोफाइटा। तो इसी चीज को पढ़ते हैं कि थैलोफाइटा में कौन जंतु, कौन पौधे, कौन चीज आती है, नहीं आती है। चलते हैं, तो देखिए थैलोफाइटा वैसे पौधे होते हैं जिनमें जड़ तना पत्ती विभाजित नहीं होता है, जिनमें जड़ तना पत्ती विभाजित नहीं होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, थैलोफाइटा। यानी कहने का अर्थ है कोई थैलस के रूप में रहेगा, ना तो उसका जड़ दिखाई पड़ेगा आपको, ना तना दिखाई पड़ेगी, और ना ही पत्ती दिखाई पड़ेगी। अगर आपको सामने में आ जाए, रख दिया जाए और पूछा जाए इसमें, अरे जड़ कहाँ है, हे सर जी में जड़ कहाँ है, पत्ती रे पत्ती बताओ तो इसमें, हे सर जी में पत्तियों नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये तो वो थैलस, थैलस का मतलब कि समझिए ना, मिट्टी का ऐसे गुथ के थोप दिया, मिट्टी को गुथ के क्या कर दिया, थोप दिया। जैसे हम लोगों का भोला बाबा है ना, उसमें नाक है ना मुंह है, एकदम भोला बाबा बैठे हुए हैं, क्या जी, भोला बाबा का क्या, भोला बाबा का नाम ही भोला बाबा, यानी नाक ना मुंह ना कान ना गोर, ठीक है, इतना को मिट्टी को थोप दीजिए, हो गया भोला बाबा, क्या, और उसी में जल ढारते रहिए। चलते हैं हम लोग, तो थैलेफाइटा समझ गए, जो थैलस के रूप में होता है, क्या होता है हमारा, थैलस के रूप में होता है, इसमें संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता। देखिए संवहनीय तंत्र मतलब क्या, जाइलम और फ्लोएम इनमें नहीं पाया जाता है, और इसमें कौन आते हैं, तो शैवाल और लाइकेन, इनमें, यानी इसमें कौन पौधे आएंगे आपको, शैवाल और लाइकेन, और दोनों सहजीवता होते हैं, दोनों के बीच में संबंध होता है। देखिए शैवाल पूछेगा आपसे, सहजीवता संबंध का उदाहरण दीजिए, तो शैवाल और लाइकेन, शैवाल और लाइकेन, एक एक को भोजन देता है तो दूसरा एक को आवास देता है, समझ रहे हैं। सहजीवता का मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति निर्भर, जैसे आप लोगों के बीच हमारा संबंध है, नहीं है, हम आपको ज्ञान देते हैं तब बदले में आप हमको पैसा देते हैं, नहीं देते हैं, तो दोनों के बीच में क्या है, सहजीवता का संबंध हुआ, नहीं, हम आप पर निर्भर करते हैं, आप हम पर निर्भर करते हैं। अब कहिएगा सर जी कि हम आपके यहाँ नहीं पढ़ेंगे, कहीं दूसरे यहाँ पढ़ेंगे, तो अरे आप कहीं तो टीचर के यहाँ पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे भाई, नहीं तो सहयोग तो किसी से ना, चाहे उसमें राकेश सर हो या कोई दूसरे सर हो, नहीं तो सहजीवता का संबंध हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आप उनसे एक संबंध बन गया, नहीं तो वहां पर भी शैवाल और लाइकेन के बीच में क्या है, सहजीवता का संबंध है, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में क्या संबंध रहता है, सहजीवता का, याद रखेंगे, क्लियर। और ये किस में आते हैं, थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं। दूसरा हमारा है इसी का ब्रायोफाइटा, दूसरा क्या हमारा, ब्रायोफाइटा, ये नम भूमि पर छायादार स्थान पर पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, नम भूमि छायादार, माने कि जहां पर पानी रहेगा वैसे जगहों पर ये पाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग, थैलोफाइटा कहते हैं। और याद रखेंगे ये जंतु जगत के, सॉरी पादप जगत के क्या है, उभयचर हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पादप जगत का उभयचर। उभयचर का मतलब क्या, कि जल और थल दोनों जगह जो पाया जाता है, यानी कहने का अर्थ है कि ये आपको सूखे स्थान पर भी पाए जाएंगे और जो नम स्थान है उस जगह पर भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग उभयचर,
ठीक है। ये अधिकांश पौधे छोटे और हरे होते हैं। ये अधिकांश पौधे क्या होते हैं? छोटे और हरे होते हैं, याद रखेंगे। इनके अधिकांश पौधे कैसे होते हैं? छोटे और हरे होते हैं। चलते हैं आगे। इनकी तना और पत्ती अलग अलग रहती है। तना और पत्ती अलग रहती है, लेकिन जड़ आपको साफ साफ दिखाई। पहला आपने पढ़ा क्या? थैलोफाइटा। जड़ तना पत्ती विभाजित नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, तो उसमें जड़ और तना क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, लेकिन उनमें संवहनीय उत्तक नहीं होता है। संवहनीय उत्तक समझ गए ना? जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। और इस ग्रुप में कौन आते हैं? तो रिसिका और मार्केसिया। इस ग्रुप में कौन जंतु पौधे आते हैं? तो रिसिया और मार्केसिया, ये सब पौधे आते हैं। ये सब आपसे पूछता नहीं है क्लास में, आपसे मुख्य जो हमने पढ़ाया ऊपर में वही पूछता है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है चैप्टर को पूरा, तो देखते चलेंगे। टेरिडोफाइटा तीसरा हमारा क्या है? तो पहला था थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा हमारा टेरिडोफाइटा। इसकी जड़ तना पत्ती विभाजित है। देखिए पहला हमने पढ़ा थैलोफाइटा में, तो जड़ तना पत्ती विभाजित नहीं है। दूसरा में पढ़ा हमने ब्रायोफाइटा में, तो इसमें तना और पत्ती विभाजित हो गई, अलग अलग हो गई, माने थोड़ा सा बढ़ गया। अब इसमें देखेंगे जड़ तना पत्ती तीनों अलग अलग विभाजित हो गई, बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। इसमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं, यानी कि जाइलम फ्लोएम, और ये नम और छायादार दोनों स्थान पर पाए जाते हैं, लेकिन इसमें बीज नहीं बनते हैं। ये पौधे रहेंगे लेकिन बीज नहीं बनते हैं इसमें। क्लियर? तो आपने देखा क्रिप्टोगैम्स के कितने भाग, कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में जड़ तना पत्ती विभाजित नहीं है, संवहन तंत्र नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा में हमने देखा कि इसकी तना और पत्ती विभाजित है, लेकिन जड़ का कोई जानकारी नहीं है, इसमें भी संवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं। और तीसरा हमने देखा कि टेरिडोफाइटा में जड़ तना पत्ती विभाजित हैं, संवहन तंत्र है, और इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतनी ही रहने देते हैं। फिर हम लोग देखेंगे, कल देखेंगे जो हमारे फेनोरोगैम्स हैं, इसके विभाजन की जो हमारी प्रक्रिया है कैसे हैं। तो आशा करते हैं कि हमारी वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आप कुछ सीखे होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। हमारे चैनल का नाम है, याद रखेंगे, अपने यूट्यूब पर सर्च करेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले? तो याद रखिएगा, मैं बता दूं आप लोगों को, लिखना है ALWAYS ऑलवेज, फिर दीजिएगा स्पेस NEW और फिर स्पेस 142 सर्च करेंगे। सबसे पहले मेरा चैनल आएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर देंगे, और बाकी जितने हम लोग वीडियो लोड करते हैं आप देख सकते हैं। अगर किसी तरह का फिर भी दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट करेंगे, हम उनका जवाब आपको भेजने का कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।